नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, यानी केपी एवं केसी में संबंध। तो देखो, केपी एवं केसी में क्या संबंध होता है, यह संबंध किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, केपी का मतलब है प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी दाब साम्य स्थिरांक। दाब साम्य स्थिरांक। और केसी केसी का मतलब है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी सांद्रता साम्य स्थिरांक। सांद्रता साम्य स्थिरांक। तो देखो, इन दोनों के मध्य संबंध किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, ये ध्यान से समझिए। तो हम क्या करते हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है, ए और बी ये आपस में क्रिया करके सी प्लस डी बना रहे हैं, और सी और डी आपस में पुनः क्रिया करके ए और बी बनाते हैं। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। माना ए के मोलों की संख्या N1, बी के मोलों की संख्या N2, सी के मोलों की संख्या M1 और डी के मोलों की संख्या M2 है। ठीक। अब देखो, सांद्रता साम्य स्थिरांक का हम कब उपयोग करते हैं, जब देखो रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में यानी सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं, तब इनकी जो मात्रा है वो एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और जब क्रियाकारक एवं उत्पाद की मात्रा एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तब साम्य स्थिरांक को हम सांद्रता साम्य स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जब रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट द्रव अवस्था अथवा विलयन अवस्था में हो, तो देखो, जब रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट द्रव अवस्था अथवा विलयन अवस्था में हो, तब इनकी जो मात्रा है वो सक्रिय द्रव्यमान के रूप में यानी एक्टिव मास के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और जब रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट की मात्रा सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तो उस कंडीशन में साम्य स्थिरांक को सांद्रता साम्य स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, यहां इस कंडीशन के अंदर साम्य स्थिरांक क्या होगा, तो साम्य स्थिरांक होगा Kc बराबर, अब साम्य स्थिरांक होता है उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहां देखो, उत्पाद क्या है, सी और डी। तो सी का सक्रिय द्रव्यमान और सी के मोल है वो है M1, और डी का सक्रिय द्रव्यमान और डी के मोलों की संख्या है M2, बटा क्या हो जाएगा, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ क्रियाकारक क्या है, ए और बी। तो ए का सक्रिय द्रव्यमान पावर N1 और बी का सक्रिय द्रव्यमान पावर N2। N1 और N2 है वो इनके मोलों की संख्या है। तो ये हो गया सांद्रता साम्य स्थिरांक, समीकरण नंबर 1। अब देखो, दाब साम्य स्थिरांक का कब उपयोग करते हैं, जब देखो रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में होते हैं, तब इनकी जो मात्रा है वो सामान्यतः दाब के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और जब रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट की मात्रा प्रेशर के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तो उस कंडीशन में साम्य स्थिरांक को दाब साम्य स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब
रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में हो तो, देखो जब रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में हो तब साम्य स्थिरांक को हम दाब साम्य स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो दाब साम्य स्थिरांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो Kp इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो उत्पादों का दाब बटा क्रिया कारकों का दाब। अब देखो सी का दाब, तो प्रेशर किसका, सी का, और इसके मोलों की संख्या है वो है m1 गुणा, उसके बाद में प्रेशर किसका, डी का, और उसके मोलों की संख्या है वो m2 बटा क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा क्रिया कारकों का प्रेशर यानी क्रिया कारकों का दाब। तो क्रिया कारकों में किसका दाब, यानी प्रेशर ए का, और ए के मोलों की संख्या कितनी है n1 गुणा प्रेशर किसका, बी का, और इसके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी n2 हो जाएगी। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से, तो देखो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। ठीक, अब देखो इसका पक्षांतर के आयतन को उधर ले जाते हैं, तो P बराबर क्या हो जाता है, P बराबर हो जाता है N बटा V RT। ठीक, अब देखो यहां N बटा V क्या है, N है मोलों की संख्या, V है आयतन, तो इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही हम कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान, यानी N बटा V है एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान, यानी यहां जो N बटा V है, N बटा V का मतलब होता है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, और इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को हम एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो अब देखो इस समीकरण के अनुसार, इस समीकरण के अनुसार यानी इसको समीकरण नंबर मान लो आप 3, तो समीकरण 3 के अनुसार क्या हो जाता है, देखो यदि हम लिखना चाहें PA, तो PA का अर्थ हो गया, क्योंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है N बटा V RT। N बटा V क्या है, N बटा V एक्टिव मास है, और R एक गैस स्थिरांक है, और T है वो टेम्परेचर है। तो हम इसको कैसे लिखें, हम इसको ऐसे लिख देंगे A का सक्रिय द्रव्यमान और RT। ठीक, इसी प्रकार से हम देखो PB, तो इसको हम लिखेंगे P का सक्रिय द्रव्यमान, सॉरी B का सक्रिय द्रव्यमान और RT। इसी प्रकार PC बराबर हो जाएगा C का सक्रिय द्रव्यमान RT, और PD बराबर हो जाएगा D का सक्रिय द्रव्यमान और RT। ठीक, तो हम इसको समीकरण नंबर 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7 नंबर दे देते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं कि समीकरण 4, 5, 6, 7 से इनके जो मान है वो समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, तो देखो समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या आएगा, यानी हम क्या करेंगे, समीकरण 4, 5, 6, 7 से मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि देखो पीसी की जगह क्या रख देंगे, सी का सक्रिय द्रव्यमान आरटी, तो समीकरण 4, 5 एवं 6 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 4, 5, 6 से जो मान है वो समीकरण हम किस में रखना चाहते हैं, 2 में रखना चाहते हैं। तो देखो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kp बराबर
अब देखो पीसी की पावर m1 है, तो यहाँ पीसी की जगह हम क्या लिखेंगे, पीसी की जगह लिखेंगे सी का सक्रिय द्रव्यमान आरटी। तो इसका मतलब सी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर m1 और आरटी की पावर m1 हो जाएगा। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हमें पीसी की पावर m1 है, तो और पीसी बराबर क्या है, सी का सक्रिय द्रव्यमान आरटी। तो इसका मतलब सी का सक्रिय द्रव्यमान और आरटी इन दोनों के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, m1। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं, देखो केपी ये आ जाएगा सी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर क्या आ जाएगी, m1 और आरटी का सक्रिय द्रव्यमान पावर m1। ठीक, अब देखो पीडी, पीडी बराबर क्या होता है, डी का सक्रिय द्रव्यमान आरटी। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, देखो बी का सक्रिय द्रव्यमान पावर m2, आरटी का सक्रिय द्रव्यमान पावर m2। ठीक, अब देखो बटा में क्या आ जाएगा, पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर होता है ए का सक्रिय द्रव्यमान आरटी। तो यहां हो जाएगा ए का सक्रिय द्रव्यमान पावर क्या हो जाएगी, n1, n1 आरटी का सक्रिय द्रव्यमान पावर n1 गुणा, अब देखो पीबी की पावर n2, तो पीबी बराबर क्या होगा, पीबी बराबर हो जाएगा बी का सक्रिय द्रव्यमान आरटी। तो ये हो जाएगा बी का सक्रिय द्रव्यमान पावर n2 और आरटी का सक्रिय द्रव्यमान पावर n2। यानी हमने क्या किया है, समीकरण 4, 5, 6, 7 से जो मान है वो समीकरण 2 में रख दिया, तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब देखो इस समीकरण को सरल कर देते हैं, जब इसको सरल करेंगे तब क्या आ जाएगा, देखो केपी बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो हम इसको सरल करते हैं तो हम लिखेंगे सी का सक्रिय द्रव्यमान m1, डी का सक्रिय द्रव्यमान m2 बटा क्या हो जाएगा, ए का सक्रिय द्रव्यमान n1, बी का सक्रिय द्रव्यमान n2 गुणा में देखो क्या आ जाएगा। अब देखो आरटी बेस सेम है तो उनकी घात जुड़ जाती है, देखो आरटी की पावर m1 और आरटी की पावर m2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आरटी की पावर क्या हो जाती है, m1 प्लस m2। अब देखो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में देखो आरटी की पावर n1 और आरटी की पावर n2 है, तो यहां माइनस में हो जाएगा n1 प्लस n2। ठीक, अब देखो इसको हम सरल करते हैं तो यहां ये आ जाएगा केपी बराबर, तो अब देखो यानी इसके बराबर क्या होता है, देखो ये जो पद है इस पद के बराबर होता है, देखो यहां से लेके आप समीकरण 1 से इस पद के बराबर होता है केसी, तो हम यहां देखो केसी लिख सकते हैं, केपी बराबर क्या हो जाएगा केसी, और यहां हो जाएगा आर टी। और अब देखो यहां देखो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या है, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या, और n1 प्लस n2 क्या है, गैसीय क्रियाकारक के मोलों की संख्या। तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं डेल n, डेल n है गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोलों की संख्या। तो यही केपी और केसी में संबंध है, यानी केपी बराबर क्या आ गया, केपी बराबर आ गया केसी आरटी की पावर डेल एन, जहां डेल एन का अर्थ क्या, डेल एन का है गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोलों की संख्या। तो ये केपी और केसी में संबंध आ गया, यानी केपी बराबर होता है केसी आरटी की पावर डेल एन, केपी और केसी में ये संबंध होता है। ठीक, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल एन। अब देखो केपी और केसी का जो मान है, यानी केपी और केसी में क्या संबंध होगा, ये निर्भर करेगा डेल एन के मान पर। तो देखो यहाँ 3 कंडीशन बनती है, यदि डेल एन का मान 0 है तब केपी केसी में क्या संबंध होगा, जब डेल एन का मान पॉजिटिव है तब केपी केसी में क्या संबंध होगा, और जब डेल एन का मान नेगेटिव है तब केपी केसी में क्या संबंध होगा। तो देखो हम देखते हैं, इसके लिए 3 कंडीशन बनती है डेल एन के मान के आधार पर। तो आगे देखो
तो देखो यहां हमारा जो संबंध आया है केपी और केसी में, वो संबंध ये आया है केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल एन, ये संबंध आया। ठीक, यानी केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल एन। अब हमें पता है कि डेल एन क्या है, डेल एन बराबर होता है गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोलों की संख्या, यानी गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल। तो डेल एन का जो मान है वो डेल एन का मान 0 हो सकता है, डेल एन का मान पॉजिटिव हो सकता है, डेल एन का मान नेगेटिव हो सकता है। तो देखो इसमें तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, जब डेल एन बराबर 0 हो तो, देखो जब डेल एन का मान 0 होगा तो ये पूरा पद है आर टी वाला, ये पूरा जब इसका मान 0 है तो अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो देखो ये आ जाएगा केपी बराबर केसी आर, केपी बराबर केसी आर टी की पावर 0। और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया केपी बराबर केसी, यानी जब डेल एन का मान 0 होता है, जब गैसीय उत्पाद और गैसीय रिएक्टेंट के मोलों की संख्या बराबर होती है, तब केपी और केसी का मान बराबर होता है, यानी केपी बराबर केसी होता है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, इसके लिए तो हमको ये रिएक्शन देखें तो इसके बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं जिनमें केपी और केसी का मान बराबर होता है, जिनमें डेल एन का मान 0 होता है। जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं, देखो H2I2 2HI, ठीक, ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। अब देखो इस रिएक्शन के लिए यदि हम डेल एन का मान निकालना चाहें तो डेल एन बराबर गैसीय उत्पाद के मोल, तो गैसीय उत्पाद के 2 मोल है, माइनस गैसीय क्रियाकारक के 2 मोल है, 1 और 2 तो 2, तो डेल एन का मान यहाँ क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी का मान है वो बराबर होगा। और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है जिनमें डेल एन का मान 0 होता है, जब डेल एन का मान 0 होता है तब केपी केसी बराबर होगा। दूसरी कंडीशन देखो, जब डेल एन बराबर पॉजिटिव हो तो, यानी जब डेल एन का मान पॉजिटिव है, तो जब यहां डेल एन की जगह पॉजिटिव होगा तो आर टी की पावर कुछ न कुछ होगी, तो उस कंडीशन में केपी है वो केसी से बड़ा होगा। यानी जब डेल एन पॉजिटिव है तब केपी ग्रेटर देन केसी, ठीक, यानी जब डेल एन का मान पॉजिटिव होगा तब केपी का मान है वो केसी से बड़ा होगा। तो इसमें देखो बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है जिनके लिए डेल एन का मान पॉजिटिव है। जैसे एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, PCl5 को यदि हम गर्म कर दें तो PCl3 और Cl2 गैस बनती है, ठीक। और इस रिएक्शन के लिए यदि हम डेल एन का मान निकालना चाहें तो डेल एन बराबर होता है गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल। तो यहाँ गैसीय उत्पाद के 2 मोल है और गैसीय क्रियाकारक का 1 मोल है, तो यहाँ डेल एन का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ डेल एन का मान पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। और भी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है जिनके लिए डेल एन का मान पॉजिटिव होगा। जब डेल एन का मान पॉजिटिव होगा तब केपी का मान है वो केसी से बड़ा होगा। अब 3 नंबर में देखो, जब डेल एन बराबर नेगेटिव हो तो, अब देखो जब डेल एन का मान नेगेटिव होगा तो यहाँ आर टी की पावर माइनस में कुछ न कुछ होगी, और जब यहाँ आर टी की पावर माइनस होगी तो यहाँ केसी का मान है वो केपी से बड़ा होगा। तो देखो जब डेल एन नेगेटिव हो तब क्या होता है, केसी ग्रेटर देन केपी, यानी जब डेल एन का मान नेगेटिव होता है तब केसी का जो मान है वो केपी से बड़ा होता है। तो यहां भी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं जिनके लिए डेल एन का मान नेगेटिव है। जैसे एक रिएक्शन है हेबर विधि में अमोनिया निर्माण की विक्रिया, यानी जब नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं
एक बंद पात्र के अंदर, ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है जो बंद पात्र में होती है, ध्यान रखना। तो यहां बन जाती है अमोनिया गैस। क्या बन जाती है? अमोनिया गैस। यदि हम इसको संतुलित करें तो यहां हम 2 लिख देते हैं और यहां हाइड्रोजन के आगे हम 3 लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो गई संतुलित। अब देखो इस अभिक्रिया के लिए यदि हम डेल एन का मान निकालना चाहें तो डेल एन बराबर होता है गैसीय उत्पाद के मोल। यहाँ गैसीय उत्पाद के 2 मोल है माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, या गैसीय क्रियाकारक कितने मोल? 3 1 4, तो 4 मोल, 2 माइनस 4, तो यहाँ डेल एन का मान आ जाता है -2। ठीक, तो और भी ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिनके लिए डेल एन का मान नेगेटिव होता है, और जब डेल एन का मान नेगेटिव होगा तब केसी है वो केपी से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से केपी और केसी के अंदर संबंध होता है। केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल एन, जहां डेल एन है गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोलों की संख्या। तो डेल एन का मान 0 हो सकता है, डेल एन का मान पॉजिटिव हो सकता है, डेल एन का मान नेगेटिव हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन बनती है। तो अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए, केपी एवं केसी में संबंध स्थापित करो। दोबारा सुनिए, केपी एवं केसी में संबंध स्थापित कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।